हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योर ओन चैनल ट्रेंडिंग एग्जाम। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 11 और आज हम करने वाले हैं इसका पार्ट 2। पिछला पार्ट और पार्ट 1 जो करवाया था उसके अंदर हम लोगों ने नोट्स डिस्कस किए थे और साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 20 तक भी डिस्कस कर लिए थे। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया ही हुआ है कि अगर आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 से लेकर के 10 तक के वीडियोस देखने हैं तो उनके प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप प्लेलिस्ट जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख सकते हैं। सारे चैप्टर्स विद नोट्स एंड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं। साथ ही साथ ये जो पीडीएफ आप देख रहे हैं जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ, इसका भी लिंक मैं आपको पीडीएफ का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप ये डाउनलोड करके खुद से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी को टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 21। बोला हुआ है कि 1994 और 2007 के दौरान भारत में संगठित क्षेत्र में रोजगार समृद्धि में, संगठित क्षेत्र यानी ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में रोजगार समृद्धि यानी कि एम्प्लॉयमेंट की जो ग्रोथ थी वो कैसी रही थी? स्थिर रही थी, वृद्धि हुई थी, गिरावट आई थी या दोगुने से अधिक हुई थी? 2008 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन पुराना है लेकिन अच्छा इंपॉर्टेंट है। तो उस टाइम के हिसाब से अगर हम बात करें तो गिरावट आई थी, रोजगार समृद्धि में गिरावट आई थी। वर्ष 1994 से 2007 के दौरान भारत में संगठित क्षेत्र के रोजगार वृद्धि में गिरावट दर्ज की गई, जो मुख्य रूप से सार्वजनिक संगठित क्षेत्र के रोजगार में गिरावट का प्रमाण था। सीधी बात है, गिरावट दर्ज की गई तो गिरावट का प्रमाण था। वही क्वेश्चन नंबर 22 की अगर हम बात करते हैं तो भारत में अधिकांशतः बेरोजगारी कैसी है? प्रौद्योगिकीय है, चक्रीय है, संघर्ष संबंधी है, संरचनात्मक है? 2010 का क्वेश्चन है। तो अगर मैं उस टाइम के हिसाब से बात करूं तो भारत में ज्यादातर जो बेरोजगारी है वो संरचनात्मक है, क्योंकि कई सारी चीजें चेंज होती जा रही है लगातार और लोगों को नई चीजें सीखनी पड़ती है, तो उस वजह से संरचनात्मक जो है वो बेरोजगारी इन लोगों के अंदर आई हुई है। भारत सहित विकासशील देशों और अल्प विकसित देशों में पाई जाने वाली अधिकांशतः बेरोजगारी संरचनात्मक होती है। संरचनात्मक बेरोजगारी का मुख्य कारण व्यक्तियों के रोजगार के अनुरूप कौशल का ना पाया जाना है। जब ज्यादातर लोग जो है नई चीजें सीखते हैं, टेक्नोलॉजी फ्रेंडली होंगे, अगर बहुत सारे लोग टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं है तो उन्हें दिक्कत होगी जॉब पाने में। अर्थव्यवस्था के ढांचे का पिछड़ापन, जो कि हमारा है ही इंफ्रास्ट्रक्चर, सीमित पूंजी उपलब्धता, हमारे पास कैपिटल की कमी तो है ही, श्रम का बाहुल्य यानी लेबर हमारे पास जरूरत से ज्यादा है, भी संरचनात्मक बेरोजगारी के प्रमुख कारण है। क्वेश्चन नंबर 23, छिपी बेरोजगारी से क्या तात्पर्य है? अगर मैं छिपी बेरोजगारी की बात करता हूँ, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट की बात करता हूँ, तो वो है बेरोजगार व्यक्तियों से, गृहिणियों में बेरोजगारी से, 60 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों में बेरोजगारी से, या किसी कार्य में किसी जिसको कम व्यक्ति कर सकते हैं, अधिक व्यक्तियों का लगे रहना। 2004-2010। तो अगर इसकी बात करूं मैं तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, यानी किसी कार्य में जिसको कम व्यक्ति कर सकते हैं, अधिक व्यक्तियों का लगे रहना क्या कहलाता है? छिपी बेरोजगारी या फिर हमारे हिडन अनएम्प्लॉयमेंट कहलाती है। देखो, एक तो तुक्का लगाने का ना, तो मैं लोगों को आज एक बहुत सही तरीका बताता हूँ। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है ना जिसमें आपको आंसर पता ना चल रहा हो, तो जो सबसे बड़ी एक्सप्लेनेशन होती है ना वो मोस्ट प्रोबेबली करेक्ट आंसर होती है। मोस्ट प्रोबेबली सबसे ज्यादा जो बड़ी एक्सप्लेनेशन होगी वो वैसे भी करेक्ट आंसर होती है। ठीक है, जैसे इसी में देख लो, ऐसे कई सारे आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे। खैर, अर्थशास्त्र में छिपी या प्रच्छन्न बेरोजगारी शब्द का प्रयोग सबसे पहले श्रीमती जॉन रॉबिन्सन, मिसेस जॉन रॉबिन्सन ने किया था। तकनीकी शब्दावली में श्रमिकों को सीमांत आवश्यकता के शून्य होने को छिपी बेरोजगारी कहते हैं, यानी कि अगर आप ज्यादा से ज्यादा मजदूर लगा रहे हो और उनकी उत्पादकता क्या है, जीरो है, तो वो हमारी क्या कहलाएगी? सीमांत उत्पादकता अगर जीरो है तो वो छिपी बेरोजगारी है। अर्थात जब किसी काम को जितने श्रमिकों की वास्तव में आवश्यकता होती है उससे अधिक लोग काम पर लगे हुए हो तो उस बेरोजगारी को छिपी बेरोजगारी कहा जाता है। अगेन आपको एक दे रखा है क्वेश्चन नंबर 24, प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्यतः अर्थ होता है कि, प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्यतः अर्थ होता है बड़ी संख्या में बेरोजगार रहते हैं लोग, वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध नहीं होता, श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है, या फिर श्रमिकों की उत्पादकता नीची होती है। 2013 का क्वेश्चन है, वैसे हमने अभी ऊपर पढ़ा है सीमांत उत्पादकता शून्य होने के कारण, तो सी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। तो भारत में छिपी हुई बेरोजगारी लक्षण है मुख्यतः, यानी छिपी हुई बेरोजगारी का मेन जो लक्षण है वो कौन सी जगह पे पाया जाता है?
तृतीयक क्षेत्र में, द्वितीयक क्षेत्र में, प्राथमिक क्षेत्र में या उपरोक्त में से कहीं नहीं। अगर आपको याद हो तो नोट्स के अंदर हमने बोला था कि सबसे ज्यादा कृषि क्षेत्र में पाया जाता है, जो कि प्राथमिक क्षेत्र का है। तो सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाएगा? प्राथमिक क्षेत्र में पाया जाएगा। भारत में छिपी हुई या प्रचंड बेरोजगारी प्राथमिक क्षेत्र कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में अधिक पाई जाती है। ऐसा भूमि एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों पर आबादी के अधिक दबाव के कारण होता है। तकनीकी विकास की कमी के कारण जनसंख्या का अधिकतर भाग कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों पर निर्भर करता है, जिस कारण एक ही कार्य में आवश्यकता से अधिक लोग लगे होते हैं। यही छिपी बेरोजगारी का कारण बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में प्रचंड बेरोजगारी पाई जाती है कौन से क्षेत्र में? अभी हमने पढ़ा है कौन से क्षेत्र में? कृषि एवं संबंधित क्षेत्र। तो सीधा करेक्ट आंसर क्या हो गया? कृषि क्षेत्र में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। भारत में छिपी बेरोजगारी यानी कि प्रचंड बेरोजगारी मुख्य रूप से संबंधित है कौन से क्षेत्र से? तो हमने अभी पढ़ा है कहां से संबंधित है? कृषि क्षेत्र से संबंधित है। ग्रामीण क्षेत्र से। कृषि सबसे ज्यादा कहां करते हैं? ग्रामीण क्षेत्रों में तो करते हैं। तो कौन सी जगह से है? ग्रामीण क्षेत्र से। कृषि क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र, ये दो हमारे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। कहां पे है ये? डी में, तो डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी दो प्रकार की होती है, मौसमी बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में अधिक पाई जाती है, जो कि प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा है। ऐसा भूमि पर आबादी के अधिक दबाव के कारण होता है। तकनीकी विकास की कमी के कारण जनसंख्या में लगातार अधिकतर भाग कृषि पर निर्भर करता है, जिस कारण एक ही कार्य में आवश्यकता से अधिक लोग लगे होते हैं, जो प्रच्छन्न बेरोजगारी का कारण बन जाता है। ठीक है, चलिए बनते हैं क्वेश्चन नंबर 28। हमारा बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को कहा जाता है। जो ज्यादातर लोग साल भर में बेरोजगार रहते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सामान्य स्थिति बेरोजगार, दैनिक स्थिति बेरोजगार, साप्ताहिक स्थिति बेरोजगार या उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको याद हो तो यहाँ पर होगा सामान्य स्थिति बेरोजगार यानी कि यूजुअल स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है। फिर उसका दैनिक यानी कि डेली स्टेटस और साप्ताहिक यानी वीकली स्टेटस अनएम्प्लॉयड। तो कौन सा कहा जाता है? जो ज्यादातर लोग टाइम बेरोजगार रहते हैं उन्हें कहते हैं हम लोग सामान्य स्थिति बेरोजगार। 2019 का क्वेश्चन है, काफी अच्छा पॉइंट है। सामान्य स्थिति बेरोजगारी यह समीक्षा वर्ष से के पूर्व से के 365 दिनों में, यानी जैसे कि 2019 की बात कर रहा हूं तो 2018 में समीक्षा वर्ष से पहले वाले वर्ष के 365 दिनों में किसी व्यक्ति की कार्य की स्थिति को प्रदर्शित करता है। यदि कोई व्यक्ति वर्ष में अधिकांश दिनों यानी 183 दिनों तक कार्य नहीं करता तो उसे सामान्य स्थिति बेरोजगारी कहते हैं। सामान्य बेरोजगारी दर क्रॉनिक बेरोजगारी को प्रदर्शित करती है, क्योंकि वे सभी लोग जो सामान्य रूप से बेरोजगार है उन्हें बेरोजगारी की श्रेणी में रखा जाता है। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। भारत में बेरोजगारी मापन में निम्न में से कौन सी विधि एनएसएसओ द्वारा प्रयोग में नहीं लाई जाती है? कौन सी प्रयोग में नहीं लाई जाती है? तो अगर आपको याद हो तो हमने ये तीन जो ऊपर पढ़े हुए हैं वो कौन कौन से? सामान्य स्थिति, दैनिक स्थिति, साप्ताहिक स्थिति। क्लियर? हमें क्या दे रखा है? सामान्य प्रमुख स्तर, चालू मासिक स्तर, चालू साप्ताहिक स्तर, चालू दैनिक स्तर। तो मेरे ख्याल से साप्ताहिक दैनिक तो है, मासिक हमने नहीं पढ़ा है, तो मासिक हमारा करेक्ट आंसर होगा कि ये वाली कंडीशन नहीं होती। एनएसएसओ से ये नहीं नापा जाता। ठीक है। भारत में बेरोजगारी मापन हेतु एनएसएसओ द्वारा 3 विधियां अपनाई जाती हैं। सामान्य प्रमुख स्तर, किसी व्यक्ति को बेरोजगार तब माना जाएगा यदि पिछले वर्ष के दौरान एक लंबी अवधि यानी 183 दिनों तक के लिए वह व्यक्ति काम नहीं कर रहा था, परंतु कार्य के लिए उपलब्ध था या कार्य खोज रहा था। तो सामान्य प्रमुख बेरोजगार। चालू साप्ताहिक, इस विधि के अनुसार यदि कोई व्यक्ति संदर्भित सप्ताह में एक दिन में कम से कम 1 घंटे का भी लाभदायी कार्य नहीं करता, यानी 7 दिन में अगर 1 घंटे का काम भी उसे नहीं मिल रहा है जबकि वह कार्य के लिए उपलब्ध है या कार्य खोज रहा है, तो उसे बेरोजगार माना जाएगा। और चालू दैनिक स्तर में क्या बोला? इस विधि के अनुसार यदि कोई व्यक्ति एक दिन में 1 घंटे का भी रोजगार नहीं कर पाता है तो उसे क्या, जबकि वो कार्य खोज रहा हो, तो उसे बेरोजगार माना जाएगा। तो एक होता है सामान्य 183 दिन के हिसाब से, एक होता है हफ्ते के हिसाब से और एक होता है डे के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 30। भारत में एनएसएसओ द्वारा बेरोजगारी के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रयुक्त नहीं की जा सकती?
जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन को घुमा के दे दिया है, 2016 का है। चालू मासिक, चालू दैनिक, चालू साप्ताहिक, प्रायिक प्रधान परिस्थिति, तो ये सामान्य वाले को ही कहते हैं। तो सीधी बात है, मासिक वाला जो नहीं है तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये तो सामान्य वाला हो गया ना, 183 दिन वाला। क्वेश्चन नंबर 31, भारत में बेरोजगारी के आंकड़ों को एकत्रित करना एवं प्रकाशित करता है, कौन करता है? अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कौन करता है, एनएसएसओ। तो एनएसएसओ ही होगा, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब देखो ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, इसीलिए बाकियों को बताने की जरूरत नहीं लगी मुझे। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की वृद्धि दर की रोजगार प्रत्यास्था बहुत कम है? यानी रोजगार को टालने की होगी ना प्रत्यास्था, सबसे ज्यादा कम कौन से एरिया में? विनिर्माण, निर्माण, वित्तीय सेवाएं या मिश्रित खेती? ये काफी पुराना क्वेश्चन और काफी पुराने टाइम पे कहते हैं पूछा भी गया है, 93 और 97 में। तो विनिर्माण एक ऐसा है जहां पर रोजगार प्रत्यास्था सबसे कम पाई जाती है। ठीक है, प्रश्नकाल के हिसाब से, प्रश्नकाल में दिए गए विकल्पों में के क्षेत्रों में न्यूनतम रोजगार प्रत्यास्था विनिर्माण क्षेत्र की थी, परंतु वर्तमान क्षेत्र में कृषि क्षेत्र के रोजगार प्रत्यास्था न्यूनतम है। विभिन्न क्षेत्रों के बारे में, यानी इन चारों क्षेत्रों का यहां दे रखा है। निर्माण में 1.13 है, वित्त के लिए 0.66 है, विनिर्माण में 0.09 है, कृषि में 0.04 और सभी क्षेत्रों में 0.19 है। तो सबसे कम आप कहां देख रहे हो? कृषि क्षेत्र में, करंट के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 23, भारत कौशल मिशन के अनुसार मार्च 2016 तक 76 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण मिल चुका है, इनमें से कितनों को नौकरी मिल चुकी है? देखो ये तो सीधा सीधा डेटा वाली बात है, अब क्या करेक्ट है क्या नहीं है, पर जो सरकार ने हमें दिया है उसकी बात करते हैं। 2016 76 लाख लोगों में से सिर्फ 26 लाख लोगों को उस आंकड़े के हिसाब से नौकरी दी जा चुकी थी, बाकी 50 लाख लोगों को अभी भी देना बाकी था, उस टाइम के हिसाब से बोल रहा हूं ना। प्रश्न पूछे जाने के समय तक कौशल भारत मिशन, जिसके अनुसार मार्च 2016 तक 76 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण मिल चुका था, इनमें से 26 लाख को नौकरी दी जा चुकी थी। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय 6 जून 2018 को प्रेस विज्ञापित के अनुसार 2014 से अब तक कुल 2.5 करोड़ लोगों को रोजगार परक कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है। यहां पर सिर्फ ये बोला है कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जा सका है, जॉब मिली या नहीं मिली है ये बात नहीं बताई गई है। ठीक है, क्वेश्चन 34, निम्नलिखित में से कौन सा एक बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी नहीं है? इनमें से कौन सा जिसकी वजह से बेरोजगारी नहीं आती? तीव्र जनसंख्या वृद्धि, कौशल का अभाव, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, जनशक्ति नियोजन का अभाव। तो देखो जनसंख्या में वृद्धि तो कारण है, कौशल का अभाव भी कारण है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि तो तब होगी ना जब रोजगार होगा, तभी तो लोगों की आय बढ़ेगी। तो आय बढ़ना तो वैसे भी फायदे की चीज है, ये बेरोजगारी का कारण नहीं है। बेरोजगारी के लिए प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि उत्तरदायी नहीं है, जबकि तीव्र संख्या वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि, कौशल का अभाव, जनशक्ति नियोजन का अभाव आदि कारक बेरोजगारी के उत्तरदायी कारक है। 35, चक्रीय निर्धन साइक्लिक पुअर कौन है? पोवर्टी क्या है, साइक्लिक पुअर कौन है? जो सदैव निर्धन रहते हैं वो तो क्रॉनिक होते हैं, जो निरंतर निर्धन और गैर निर्धन होते रहते हैं यही साइक्लिक है, जो अधिकांश समय धनी रहते कभी कभी निर्धन रहते नहीं, ये नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। उपयुक्त सभी तो हो ही नहीं सकता, तो 2017 का क्वेश्चन है ये। चक्रीय निर्धनता से तात्पर्य जनसंख्या के निर्धनता और गैर निर्धनता में चक्रण से है। यह कृषि एवं उद्योग दोनों में पाया जाता है। वर्ष के कुछ महीनों में कृषि क्षेत्र में रोजगार के सृजन में जहां कृषि श्रमिकों की आय बढ़ जाती है, वहीं वे गैर निर्धन की श्रेणी में आ जाते हैं। फसल कटाई के बाद पुनः रोजगार के विकल्पों में कमी के कारण वे निर्धनता की स्थिति में आ जाते हैं। इसी तरह व्यापारिक उच्चावचनों यानी कि व्यापारिक परिस्थितियों से चक्रीय निर्धनता की स्थिति उत्पन्न होती है। यानी चक्रीय निर्धनता बेसिकली इसी कारण होती है कि कभी काम मिल रहा है, कभी काम नहीं मिल रहा है। अगेन हम अपने फेवरेट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रच्छन्न बेरोजगारी का क्या अर्थ है? तकनीक एवं परिवर्तन से उत्पन्न बेरोजगारी, श्रम की उत्पादकता का कम होना, श्रम की सीमांत उत्पादकता का शून्य होना, या बड़ी तादाद में लोगों का बेरोजगार रहना। 2017 का क्वेश्चन है, हमने पढ़ा था सीमांत उत्पादकता, तो सीमांत उत्पादकता का शून्य होना यही करेक्ट आंसर होगा। ऐसे श्रमिक जो ऊपर से देखने में तो रोजगार में लगे रहते हैं पर वास्तव में रोजगार में नहीं होते, क्योंकि उनसे प्राप्त होने वाला सीमांत उत्पादन शून्य है। अर्थात यदि उन्हें कार्य से बाहर कर दिया जाए तब भी कुल उत्पादन में कोई कमी नहीं होगी।
अतः ऐसी बेरोजगारी जो वास्तव में होती तो है परंतु दिखाई नहीं देती को प्रचंड बेरोजगारी कहते हैं। भारतीय कृषि क्षेत्र में पाई जाने वाली यह बेरोजगारी एक गंभीर समस्या है। क्वेश्चन नंबर 37, 2004 या 5 के 61वें एनएसएसओ डाटा में निर्धनता आकलन करने के लिए विधि अपनाई गई है। कौन सी विधि? यूनिफॉर्म रिकॉल मेथड, मिक्स्ड रिकॉल मेथड, यूआरएम और एमआरएम, यानी दोनों को मिला करके, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें दोनों को ही मिला दिया गया था, सी, दोनों को ही दिया गया है। एनएसएसओ द्वारा वर्ष 2004-5 के लिए की गए 61वें दौर के आंकड़े निर्धनता आकलन के लिए यूआरपी यानी यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड तथा एमआरपी मिक्स्ड रिकॉल पीरियड विधि का प्रयोग किया गया है। ठीक है। यूआरपी विधि में 30 दिन की रिकॉल अवधि में सभी उपयोग मदों के लिए उपभोक्ता व्यय संबंधी आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं, जबकि एमआरपी में 5 गैर खाद्य मदों जैसे वस्त्र, जूते, चप्पल, टिकाऊ वस्तुएं, शिक्षा और संस्थागत मेडिकल व्यय 365 की रिकॉल अवधि के लिए, शेष मदों के लिए उपभोग व्यय 30 दिवसीय रिकॉल अवधि में से एकत्रित किए जाते हैं। यानी बोलने का मतलब यह है कि ये जो 5 मदें हैं, वस्त्र है, जूते हैं, चप्पल, टिकाऊ, शिक्षा, संस्थागत, इनका तो 365 दिन का डाटा निकाला जाता है। बाकी जो बच गए उनका 30 दिन का डाटा निकाला जाता है। तो 30 दिन का डाटा हो जाता है हमारा यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड, और ये जो होता है ये हमारा कहलाता है मिक्स्ड रिकॉल पीरियड। और इसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं, एनएसएस द्वारा जो आंकड़ा है वो निकालते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण 61वें दौर के आंकड़ों के अनुसार चालू प्रतिदिन स्थिति के आधार पर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी है लगभग, देखो ये क्वेश्चन 2013 का है तो उसी के हिसाब से आंसर होगा। तो उस टाइम के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो 8% के करीब क्या थी हमारी बेरोजगारी की दर थी। प्रश्नकाल में विकल्प ए सही उत्तर होगा। रोजगार एवं बेरोजगारी सर्वेक्षण 11-12 जो कि 68 दौर में के अनुसार, देखो यहाँ पर 61 बोला हुआ है, 68 बोला हुआ है, दोनों में से एक जगह मिक्स प्रिंटिंग है। ठीक है। भारत में चालू दैनिक स्थिति सीडीएस के आधार पर शहरी एवं ग्रामीण बेरोजगारी दर क्रमशः 5.5 5.9 थी। सीडीएस के आधार पर अखिल भारतीय स्तर पर बेरोजगारी दर 5.6 रही। जून 2020 तक के जारी आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण पीएलएफएस की रिपोर्ट के अनुसार देश में 2018-19 में सामान्य स्थिति के आधार पर बेरोजगारी की दर 5.8% रही है। क्वेश्चन नंबर 39, राजीव आवास योजना जो 2011 में शुरू की गई थी उसे कब तक के लिए विस्तारित किया गया, यानी कितने टाइम तक चलेगी वो, 2017 का क्वेश्चन है, तो उसे प्रस्तावित किया गया 2022 तक के लिए। राजीव आवास योजना जून 2011 से प्रारंभ की गई जिसे विस्तारित करते हुए 2022 तक कर दिया गया है। इस योजना में झुग्गी मुक्त शहरों की कल्पना की गई है, पता नहीं कब होगा ये, जिसमें प्रत्येक नागरिक को बुनियादी नागरिक अवसंरचना और सामाजिक सुविधाओं तथा उचित आश्रय उपलब्ध हो। क्वेश्चन नंबर 40, सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 के अंतर्गत प्रारंभ की गई राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना आच्छादित करती है, क्या बताती है वो, 2017 का क्वेश्चन है। केवल संगठित क्षेत्र के श्रमिकों के बारे में बताती है, केवल ग्रामीण श्रमिकों के बताती है, केवल संगठित क्षेत्रों के श्रमिकों को देती है, आच्छादित करती है, बांटती है, या सभी क्षेत्रों के श्रमिकों को देती है। तो ये जो सामाजिक सुरक्षा अधिनियम है 2018 ये केवल असंगठित क्षेत्र के जो श्रमिक होंगे उनके ऊपर योजना, बीमा योजना देती है। सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 के अंतर्गत प्रारंभ की गई राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना केवल असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को आच्छादित करती है, यानी उन्हीं को शामिल करती है। 31 मार्च 2015 को इस योजना के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को सौंप दी गई, जबकि इससे पूर्व यह श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही थी। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है कि सामाजिक सुरक्षा अधिनियम पहले किसके पास थी, पहले थी श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, बाद में किसके पास चले गई, स्वास्थ्य एवं परिवार मंत्रालय, परिवार कल्याण मंत्रालय। सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 के तहत कुल 10 सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को शामिल किया गया है। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय पोषण मिशन, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन के उद्देश्य हैं? ठीक है। पहला, गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली माताओं में कुपोषण से संबंधी जागरूकता को उत्पन्न करना, छोटे बच्चे, किशोरियों और महिलाओं के रक्ताल्पता की घटना को कम करना, अच्छा रक्त कम हो जाता, ठीक है। बाजार मोटा अनाज और अपरिकृत
सॉरी मैं गलत बोला हूँ, अप सही तो बोला था, अपरिष्कृत, अपरिष्कृत ही तो है ये, चावल के उपभोग को बढ़ाना, अपरिष्कृत सही तो बोल रहा हूँ मैं फालतू में, मुर्गी के अंडों के उपभोग को बढ़ाना। ठीक है, तो इनमें से कौन सा है? तो राष्ट्रीय पोषण मिशन का ये दो चीजें थी, पहला और दूसरा, ये दो करेक्ट है कि छोटे बच्चे और महिलाओं के अंदर जो ब्लड की कमी होती है उसके लिए, और इनके कुपोषण के बारे में बताना कि भैया इस टाइम पे आपको कुपोषण हो सकता है। तो ये चीजें हमारी करेक्ट बात है कि ये दोनों कमी है। तो एक और दो केवल ए करेक्ट होगा। ठीक है, सही आता है बोला, अपरिकृत, अपरिष्कृत होता है। ठीक है, अपरिष्कृत आता है बोलना, ऐसा नहीं है कि नहीं बोलना आता। राष्ट्रीय पोषण मिशन का कार्यान्वयन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा भारत के 200 गंभीर स्थिति वाले जिलों में बच्चों, किशोरियों एवं महिलाओं के पोषण स्तर में सुधार लाने तथा उनमें स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए कार्यान्वित किया जा रहा है। इसका प्रमुख उद्देश्य गर्भवती तथा स्तनपान कराने वाली महिलाओं को कुपोषण के प्रति जागरूक करना तथा छोटे बच्चे, किशोरियों और महिलाओं में रक्तल्पता यानी रक्त की कमी की घटना को कम करना है। मोटे अनाज और मुर्गी अंडों उपयोग का इसका कि अंडों का उपभोग बढ़ाना, मुर्गी का उपभोग बढ़ाना, मोटे अनाज का उपभोग बढ़ाना, ये उसका उद्देश्य नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42, जून 2018 में भारत की एक महत्वाकांक्षी योजना अटल भूजल योजना के लिए विश्व बैंक ने कितनी धनराशि मंजूर की है? तो ये क्वेश्चन 2018 का है, तो उस टाइम के हिसाब से ही बताया गया था। खैर ये तो एक फैक्चुअल डेटा क्वेश्चन है। तो उन्होंने की थी 6000 करोड़ अटल भूजल योजना के लिए। कितनी की थी? 6000 करोड़। अटल भूजल योजना केंद्रीय जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय की एक केंद्रीय योजना है, जिसके लिए जून 2018 में विश्व बैंक ने 6000 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की थी। यह योजना 2018-19 से 20-23 तक की 5 वर्ष की अवधि में विश्व बैंक के सहयोग से कार्यान्वित की जाएगी। ठीक है, अच्छी योजना है। क्वेश्चन नंबर 43, सितंबर 2018 में प्रारंभ की गई भारत की किस योजना को विश्व की सबसे बड़ी बीमा योजना माना गया है? 2018 में, 2018 का ही क्वेश्चन था। तो यह थी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इसे विश्व की सबसे बड़ी बीमा योजना माना गया था। ठीक है, माना गया है। जन स्वास्थ्य, फसल बीमा और जन धन योजना को नहीं, जन आरोग्य योजना। 23 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रांची, झारखंड में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का शुभारंभ किया। इस योजना द्वारा 10 करोड़ गरीब परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। पूर्णतः कार्यान्वित होने पर यह विश्व की सबसे बड़ी सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा योजना होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44, स्टैंड अप इंडिया स्कीम का प्रयोजन क्या है? स्टैंड अप इंडिया स्कीम क्यों लाई गई? अनुसूचित जाति या जनजाति एवं महिला उद्यमियों में उद्यमिता को प्रोत्साहित करना यानी एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना, पिछड़े वर्गों के उद्यमियों में उद्यमिता को प्रोत्साहित करना। ओके, सिर्फ अनुसूचित जाति के उद्यमियों में उद्यमिता को प्रोत्साहित करना, या सिर्फ महिला उद्यमियों को में उद्यमिता को प्रोत्साहित करना? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ए, अनुसूचित जाति, जनजाति एवं महिला उद्यमियों दोनों को ही शामिल किया है। ठीक है, के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप यानी एंटरप्राइज बनाने वाले को प्रोत्साहित करना। स्टैंड अप इंडिया का उद्देश्य अनुसूचित जाति, जनजाति एवं महिला उद्यमियों को संस्थागत साख संरचना तक पहुंच को आसान बनाना है। अब तक इसके लिए अयोग्य समझे गए थे उन तक लोगों को स्टैंड अप इंडिया का उद्देश्य अनुसूचित जाति, जनजाति एवं महिला उद्यमियों की संस्थागत साख संरचना तक पहुंच को आसान बनाना है, जो अब तक इसके लिए अयोग्य समझे गए थे। इस योजना का शुभारंभ 5 अप्रैल 2016 को बाबू जगजीवन राम के जन्म दिवस तथा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा नोएडा से किया गया। क्वेश्चन नंबर 45,
पंचधारा योजना संबंधित है? नदी जल प्रबंधन से, नारी कल्याण एवं विकास से, एलपीजी वितरण से, या भूजल प्रबंधन से? देखो पंचधारा, धारा के नाम से ही हमें लग जाएगा कि इन दोनों में से कोई एक होगा, पर दोनों में से कोई सा भी नहीं है, यह है नारी कल्याण। ठीक है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नवंबर 1991 में विशेषतः ग्रामीण एवं आदिवासी क्षेत्र की महिलाओं के कल्याण एवं विकास हेतु पंचधारा योजना शुरू की गई। यह योजना 5 योजनाओं का योजनाओं, कौन कौन सी 5 योजनाएं? वात्सल्य योजना, ग्राम्य योजना, आयुष्मती योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना तथा कल्प वृक्ष योजना का समुच्चय, यानी इन 5 योजनाओं को जोड़ दिया गया और पंचधारा योजना बना दी गई। चलिए अब आता है क्वेश्चन नंबर 46 पे। भारत सरकार द्वारा आरंभ की गई निम्नलिखित योजनाओं को समयानुक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए और चुनिए। ठीक है। सुकन्या समृद्धि योजना, मेक इन इंडिया, अटल पेंशन और प्रधानमंत्री। तो सबसे पहली योजना जो मोदी जी ने चालू की थी वो तो प्रधानमंत्री जनधन योजना, उसके बाद मेक इन इंडिया योजना थी, उसके बाद सुकन्या योजना थी और सबसे लास्ट में अटल पेंशन योजना आई थी भारत में। ठीक है। तो इस हिसाब से हमारे पास होना चाहिए 4312 4312 4312, इनमें से कोई सा भी नहीं है, इसीलिए यहाँ पर स्टार दे रखा है। ठीक है। देखो सुकन्या समृद्धि योजना जो है वो 22 जनवरी 2015 की है। ठीक। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 की है। मेक इन इंडिया तो ये देख रहे हो ना, दोनों है तो 2015 की, लेकिन ये पहले आई है, ये बाद में आई है। फिर मेक इन इंडिया तो 25 सितंबर की है, और जनधन योजना सबसे पहली योजना थी 28 अगस्त 2014 की। ठीक है। इनमें से कोई सा भी करेक्ट आंसर इसलिए नहीं था। क्वेश्चन नंबर 47, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 3 के अनुसार भारत में स्वास्थ्य देखभाल का मुख्य स्रोत चिकित्सा का निजी क्षेत्र है। ठीक है। कौन से लोगों का? शहरी क्षेत्र के 50% कुटुंबों का, शहरी क्षेत्र के 60% कुटुंबों का, शहरी क्षेत्र के 70% कुटुंबों का, या शहरी क्षेत्र के 80% कुटुंबों का? तो अगर मैं टाइम के हिसाब से बात करूं तो 2017 के आंकड़े यही कहते हैं कि शहरी क्षेत्र के जो लगभग 70% परिवार है वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स पे ही ज्यादा बिलीव करते हैं गवर्नमेंट की अपेक्षा। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 3 NFHS3 2005-6 के अनुसार निजी चिकित्सा क्षेत्र शहरी क्षेत्र का लगभग 70% तथा ग्रामीण क्षेत्र का 63% परिवारों के लिए स्वास्थ्य सेवा का मुख्य स्रोत है, थे उस टाइम के हिसाब से। NFHS4 जो कि 2015-16 के अनुसार है, आज भी शहरी क्षेत्र के लगभग 52% एवं ग्रामीण क्षेत्र के लगभग 44% परिवारों के लिए निजी चिकित्सा क्षेत्र ही स्वास्थ्य सेवा का मुख्य स्रोत है। पर यह है कि अब ज्यादातर लोग गवर्नमेंट में जा रहे हैं, कुछ तो कमी आई है। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से समन्वित बाल विकास सेवा ICDS योजना के अंतर्गत कौन सी सेवा नहीं प्रदान होती है? ठीक है। ICDS के अंदर क्या नहीं आता? पूरक आहार नहीं आता, रोग प्रतिरक्षक नहीं आता, बच्चों को निःशुल्क पुस्तक एवं विद्यालय पोशाक का वितरण नहीं आता, या 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा ये नहीं मिलती। 2017 का क्वेश्चन है, तो जरा पढ़ लेते हैं। इसका भी कोई करेक्ट आंसर नहीं दे रखा ना, वो इसलिए नहीं दे रखा, मैं बताता हूँ क्यों, रीजन क्या है, बताता हूँ। समन्वित बाल विकास सेवा यानी कि ICDS, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस योजना के अंतर्गत बच्चों को निःशुल्क पुस्तक एवं विद्यालय पोशाक वितरण का प्रावधान नहीं है। ठीक है। जबकि 3 से 6 वर्ष के बच्चों हेतु स्कूल पूर्व शिक्षा का प्रावधान है। स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा का प्रावधान 15 से 45 वर्ष की महिलाओं के लिए है, ना कि 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए। पूरक आहार एवं रोग प्रतिरक्षण सेवाएं IDCS के अंतर्गत शामिल होती हैं। तो यानी ये दोनों तो पॉइंट हैं, लेकिन ये जो है, जो फ्री शिक्षा, ये जो पोशाक दी जाएगी, ये दी नहीं जाएगी, ये बिल्कुल नहीं दी जाएगी। और महिलाओं वाली एज जो होगी वो 3 से 6 नहीं, 15 से 45 वर्ष होगी। तो ये दोनों पॉइंट इसलिए गलत हैं, दोनों ही इसीलिए गलत हैं। ठीक है। और इसलिए कोई करेक्ट आंसर नहीं है। अगर यहां पर लिखा होता ना कि 15 से 45, तो ये शामिल हो जाती और सिर्फ ये वाला गलत होता, सी गलत होता। क्वेश्चन नंबर 49, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और सूचियों से नीचे दिए गए कूट को सही मिलाइए। PM जन आरोग्य योजना, ये तो 2018 की है। PM व्यय वदन योजना 2017। PM रोजगार प्रोत्साहन योजना नहीं, 2016 की है ये योजना, 15 की नहीं है।
स्वच्छ भारत अभियान फिर 2014 का है, तो 2016 तो इसमें दे ही नहीं रखा, तो ऑप्शन तो कोई सा भी करेक्ट नहीं होगा इसका। देख लेते हैं। कोई सा भी करेक्ट नहीं है। ठीक है, 2020 का ही क्वेश्चन है। रीजन वही है कि पीएम जन आरोग्य योजना जो 2018 की है, वय वंदन योजना 2017 की है, रोजगार प्रोत्साहन योजना 2016 की है, ठीक है, और स्वच्छ भारत योजना 2014 की है। तो प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना 2016 में लॉन्च की गई थी, ना कि 2015 में। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए को माना गया था, जो कि गलत है। क्वेश्चन नंबर 50, निम्न योजनाओं के अनुसार उन्हें आरंभ होने के कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए, यानी सबसे पहले कौन सी, उसके बाद कौन सी, उसके बाद कौन सी, उसके बाद कौन सी। ठीक है, प्रधानमंत्री जन धन योजना, ये तो नंबर 1 पे आएगी, पहली योजना ये थी। डिजिटल जेंडर एटलस फॉर एडवांसिंग गर्ल्स एजुकेशन इन इंडिया, ये सेकंड नंबर पे है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एंड मुद्रा बैंक योजना, तो इन दोनों में तो मुद्रा बैंक पहले चालू हुई थी, ये बाद में आई थी, तो ये थर्ड नंबर पे होगी, ये फोर्थ नंबर पे होगी। तो आई थिंक मेरे पास है 1243, 1243 ए करेक्ट है। ठीक है, देख लेते क्यों। प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014, ठीक है। डिजिटल जेंडर एड्रेस फॉर एडवांसिंग गर्ल्स एजुकेशन इन इंडिया 9 मार्च 2015। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015, जो कि मुद्रा बैंक योजना 8 अप्रैल 2015। तो ऑफकोर्स ये पहले आएगा और ये बाद में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51, कौशल विकास पहल क्रियाशील हुआ कौन से साल में? तो ये हुआ था, डायरेक्ट क्वेश्चन है, कौशल विकास पहल मई 2007, सीधा सीधा है, इसीलिए ज्यादा मैं नहीं बताऊंगा। कौशल विकास पहल मई 2007 किसने किया था? श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने। कौशल विकास पहल श्रम एवं रोजगार मंत्रालय 2007 द्वारा प्रारंभ किया गया। क्वेश्चन नंबर 52, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर लेते हैं। यह श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का फ्लैगशिप स्कीम है? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। यह अन्य चीजों के साथ साथ सॉफ्ट स्किल, उद्यमवर्ती, वित्तीय एवं डिजिटल साक्षरता में भी प्रशिक्षण उपलब्ध कराएगी। हाँ, बिल्कुल सही। यह देश के अनियमित कार्यबल की कार्यकुशलता को राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचे यानी नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के साथ जोड़ेगी। बिल्कुल सही, सेकंड और थर्ड सही है, सी। ठीक है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना पीएमकेवीवाई कौशल विकास एवं उद्यमता मंत्रालय एमएसडीई की फ्लैगशिप स्कीम है, ना कि श्रम एवं विकास मंत्रालय की। पीएमकेवीवाई गाइडलाइंस 2016-20 के अनुसार पीएमकेवीवाई ट्रेनिंग सेंटर, जो भी ट्रेनिंग सेंटर्स होंगे में दी गई लघु अवधि ट्रेनिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग में भारतीय राष्ट्रीयता के उम्मीदवारों को लाभ पहुंचाने की उम्मीद है, जो या तो स्कूल कॉलेज से छोड़ चुके हों या बेरोजगार हों। राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा एन नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, हाँ, के अनुसार प्रशिक्षण प्रदान करने के अतिरिक्त जो ट्रेनिंग सेंटर्स है वो सॉफ्ट कौशल, उद्यमता, वित्तीय एवं डिजिटल साक्षरता में प्रशिक्षण भी प्रदान करेंगी। प्रशिक्षण की अवधि प्रति जॉब के अनुसार 150 से 300 घंटे के मध्य होगी। बस इतना ही। क्वेश्चन नंबर 53, कौशल भारत अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन से कथन सही है या है? कौन सा या कौन से? ठीक है, कौशल भारत अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री ने जुलाई 2015 में की थी, ये बात तो सही है। इस अभियान का उद्देश्य भारत के युवाओं को सूचना तकनीक के प्रशिक्षण देना है, ना कौशल में बहुत सारी चीजों को सिखाना था, जो हमने ऊपर ही पढ़ा है। सिर्फ सूचना के बारे में नहीं बता रहा, तो केवल एक सही होगा। प्रधानमंत्री द्वारा कौशल भारत अभियान जुलाई 2015 में लॉन्च किया गया था। इस अभियान के तहत कौशल विकास एवं उद्यमता मंत्रालय का उद्देश्य दीर्घावधि एवं अल्पावधि प्रशिक्षण के माध्यम से युवाओं को नियोजनीय कौशल से संपन्न करना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 54, अपना गांव अपना काम योजना प्रारंभ कब की गई? 1993 का क्वेश्चन है, तो उससे पहले की गई, सारे 91 वाले 92 वाले हैं। तो ये दी गई थी, अपना गांव अपना काम 1 जनवरी 1991 को। राजस्थान सरकार द्वारा जनवरी 1991 में अपना गांव अपना काम योजना निम्न उद्देश्यों से प्रारंभ की गई। पहला, गांव में लोगों के दैनिक प्रयोग हेतु सार्वजनिक संपत्तियों का निर्माण, ग्रामीण क्षेत्रों के अतिरिक्त रोजगार अवसरों का सृजन, स्थानीय समुदाय में आत्मविश्वास एवं निर्भरता को बढ़ावा, या फिर ग्रामीण जनता के
स्तर का उन्नयन। तो ये चारों थे रीजन जिसकी वजह से अपना गांव अपना काम योजना शुरू की गई। चारों उद्देश्य आप पढ़ ही चुके हो। अपना गांव अपना काम योजना का उद्देश्य क्या था? स्वच्छ जल प्रदान करना एवं गांव में उसका प्रबंधन करना? नहीं, कहीं नहीं है ये लिखा हुआ। गांव के प्रत्येक के लिए रोजगार उपलब्ध कर गरीबी को दूर करना? बिल्कुल यही वाला है, बी पॉइंट। गांव में स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन के संबंध में जागरूकता उपलब्ध करना? ये पॉइंट तो नहीं है कहीं भी। और गांव में प्रत्येक को साक्षर बनाना? ये भी नहीं है, तो ये नहीं है, ये नहीं है, बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। 56, अम्मा स्कूटर योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है उस पर विचार कीजिए। ठीक है, सही है या नहीं है वही बताना होगा। यह कामकाजी महिलाओं के लिए एक 75% सब्सिडी वाली योजना है। ओके, ठीक। यह तमिलनाडु के AIADMK AIADMK सरकार की योजना है। स्वर्गीय जयललिता की 69th जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको परिवर्तित किया था, यानी शुरुआत की थी। और इससे केवल चेन्नई में रहने वाली कामकाजी महिलाओं को लाभ मिलेगा। ठीक है, ओके। तो देखो ऐसा है कि इसमें ये सारे ही पॉइंट गलत है, कोई भी कोई ढंग का दे नहीं रखा। क्योंकि 70% बोला था, 75% नहीं था। ये इनकी 70वीं जयंती थी और ये सिर्फ चेन्नई के लिए नहीं था, ये ग्रामीण और शहरों दोनों के लिए ही था। तो ये सारे के सारे पॉइंट जो है इसके गलत हो जाएंगे। ठीक है, 24 फरवरी 2018 को तमिलनाडु की दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की 70वीं जयंती के अवसर पर राज्य के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में रहने वाली कामकाजी महिलाओं के लिए रियायती दर पर स्कूटर देने की अम्मा स्कूटर योजना का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभारंभ किया। इस योजना में महिलाओं को 2 पहिया वाहन खरीदने पर 50% की सब्सिडी दी जाएगी, जिसकी अधिकतम सीमा 25,000 रुपए होगी। 25,000 तक की आपको सुविधा दी जाएगी। सौभाग्य योजना संबंधित एक तो ये पूरा चैप्टर इतनी योजनाएं है ना, अगर आपने एक एक करके नहीं पढ़ा आराम से, मैं खुद भूल गया हूं पढ़ाते पढ़ाते मैंने कितनी योजनाएं बता दी हैं। सौभाग्य योजना किस लिए थी? लड़कियों के विवाह हेतु वित्तीय सहायता से, लड़कियों की शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति से, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों को मुफ्त बिजली के प्रावधान से, या एक नवजात बालिका की पैदाइश पर वित्तीय सहायता प्रावधान से। तो सौभाग्य योजना ये थी, गरीब मुफ्त बिजली से। ठीक है, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य 25 सितंबर 2017 को प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च की गई। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के सभी परिवार, चाहे वो अबव पॉवर्टी लाइन हो चाहे बिलो पॉवर्टी लाइन है, तथा शहरी क्षेत्र में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले बीपीएल लोगों को बिजली फ्री में दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 58, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, योजना में निर्धनता रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले बीपीएल परिवारों की महिलाओं को निःशुल्क एलपीजी गैस कनेक्शन प्रदान की करती है। ये बात तो सही है भाई, बिल्कुल सही है। योजना के अंतर्गत 8,000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। ये भी सही है। योजना के अंतर्गत प्रत्येक एलपीजी कनेक्शन पर बीपीएल परिवार को 2,800 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। नहीं, बिल्कुल ही सहायता तो नहीं, ये गलत है। ठीक है, योजना देश भर में 5 करोड़ बीपीएल परिवारों को लाभ पहुंचाएगी। ये बात भी बिल्कुल सही है। तो यानी कि पहला, दूसरा और चौथा सही है, ए, बी और डी सही है। ठीक है, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को स्वच्छ ईंधन एलपीजी उपलब्ध कराने हेतु स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन की टैगलाइन के साथ नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत आगामी 3 वर्षों में 16 से 19 में 10 करोड़ नए एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसमें से 5 करोड़ कनेक्शन गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की महिलाओं को निःशुल्क प्रदान किया जाना था। बीपीएल परिवारों को 5 करोड़ एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने के लिए 8,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। इस योजना के तहत बीपीएल परिवारों को प्रत्येक एलपीजी कनेक्शन पर 1,600 रुपए, क्योंकि यहां पर कितना दिया गया है 2,800, तो 2,800 नहीं 1,600 रुपए की वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई गई थी, की वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी
उल्लेखनीय है कि वर्तमान में इस योजना के तहत 8 करोड़ बीपीएल परिवारों की महिलाओं को निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन प्रदान किए जाने का लक्ष्य है। पहले 10 करोड़ था, अभी 8 करोड़ का है करंट में। इस योजना के कार्यान्वयन हेतु गिव इट अप अभियान के माध्यम से एलपीजी सब्सिडी को बचाए गए धन का उपयोग किया जाएगा और बजट 2021-22 में इस योजना में 1 करोड़ और अभिलाषियों को शामिल किया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59, मई 1 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की का प्रारंभ किया गया। उत्तर प्रदेश के किस जिले में इसकी शुरुआत हुई? हमने अभी पढ़ा था बलिया में। उज्ज्वला योजना बलिया में शुरू हुई थी। सीधा सीधा डायरेक्ट याद रखो। 2014 से लेकर के अभी तक तो जितनी योजनाएं आई हैं ना, वो तो सारी पढ़ ही मारो तुम लोग। करंट में तो यही आएंगे, क्योंकि तो आप देख ही रहे हो करंट के ही चलते हैं ये लोग। तो 2014 ना भी लो, पर 17 के बाद के तो जरूर याद कर लेना। तेजस्विनी ग्रामीण महिला शक्तिकरण कार्यक्रम में वित्तीय सहयोग प्रदान करने वाला संगठन है। कौन है जो तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण में देता है? IMF, IFC, IFAD या फिर IIMA? तो ये है IFAD, ये देता है कहते हैं इंटरनेशनल कहते हैं एग्रीकल्चर होगा, फार्मिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी होगा, फंड, सॉरी हाँ ठीक तो है, इंटरनेशनल फंड ऑफ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। मैं क्या बोल रहा हूँ, IFAD, इंटरनेशनल फंड ऑफ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। याद है, फिर भी मैं गलत बोल रहा हूँ, 2018 का। तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम वर्ष 2007 से अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के सहयोग से मध्य प्रदेश सरकार संपूर्ण प्रदेश में संचालित कर रही है। तेजस्विनी कार्यक्रम द्वारा समूह की महिलाओं के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सशक्तिकरण का प्रयास किया जा रहा है। इस कार्यक्रम को वित्तीय वर्ष 2018-19 तक पूरा किए जाने का उद्देश्य है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर क्वेश्चन नंबर 60 तक किया। टोटल 40 क्वेश्चन हम लोगों ने इस वीडियो में किए हैं। तो अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा भी वैल्यू मिलती है, अगर आपको लगता है कि आपको वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। अगर आपको अभी भी ना रेड कलर से ये लिखा हुआ दिख रहा है, तो क्यों दिख रहा है, इसको टच करो, कलर चेंज करो, इसको टच करके देखो, मैजिक होगा, कलर चेंज होगा इसका। सब्सक्राइब करो इसे। और अगर आपको लगता है कि हमारी रीच दूर दूर तक पहुंचनी चाहिए, और लोगों तक हमारी पहुंचनी चाहिए, तो प्लीज वीडियो को शेयर करें। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो काफी ज्यादा लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। ठीक, बाकी आपके पास मेरे लिए कोई एडवाइस है, कोई सजेशन है, कोई भी आपका कोई कंप्लेन है, तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि मैं और ज्यादा वीडियोस को इंटरेक्टिव बना सकूं और ज्यादा बेहतर बना सकूं। बाकी बी सेफ, स्टे हेल्दी, कीप लर्निंग एंड प्लीज पोल्यूशन से बचे, अपना ध्यान रखें। एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।